अब कांग्रेस के टारगेट पर सिंधिया हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस लगातार सिंधिया पर हमलावर दिख रही है, चाहे दिग्विजय हो, कमलनाथ हो या फिर प्रियंका गांधी। मतलब बड़े चेहरों के निशाने पर सिंधिया हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का चुनावी रण तैयार हो रहा है। टक्कर सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और अब कांग्रेस अपने पूर्व साथी और मौजूदा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ताजा मामला हवाई यात्रा के किराए से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 के जरिए कांग्रेस अपना 2020 का सियासी बदला लेने की उम्मीद कर रही है। दरअसल सिंधिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से किराए को नियंत्रित रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। जब मंत्रालय ने उड़ान में बढ़ने यातायात की बात कही तो कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, मध्यम वर्गीय की रोज की परेशानी और मुश्किल बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए आंकड़ों और जमीन पर असल बातों को गलत तरीके से दिखाने के जरिए दूर नहीं किया जा सकता। दरअसल वेणुगोपाल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि हवाई किराए का मामला काफी ऊपर जा रहा है और नागर विमानन मंत्रालय यात्रियों और विमानन क्षेत्र की उपेक्षा कर रहा है। उनका कहना था, हम जितना तह में जाएंगे उतनी ही समस्या नजर आती है। सिंधिया जी, आपने पूरा पिटारा खोल दिया है। इसके जवाब में सिंधिया ने ट्वीट किया, वेणुगोपाल जी उसी समय वाकपटुता दिखाते हैं जब उनको सवाल पूछने होते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो जवाब नहीं देते। सर, सवालों का जवाब देने की बारी आपकी है। जवाबदेह बनिए और कथनी एवं करनी एक रखिए। इस पर सिंधिया ने पलटवार किया। उन्होंने यूपीए सरकार के समय में उड्डयन के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार को याद दिलाया। साथ ही उन्होंने सवाल भी पूछ लिया कि यूपीए सरकार के दौरान किंगफिशर, पैरामाउंट और एयर डेक्कन एयरलाइंस बंद क्यों हुई। लेकिन इस ट्विटर टॉक के बीच खास बात यह है कि यूपीए सरकार में सिंधिया केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उन्होंने साल 2014 में पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस की तरफ से मिल रहे सौतेले व्यवहार के चलते ये कदम उठाया और सिंधिया की तरफ से हुई बगावत के आरोप बीजेपी पर भी लगे। तब कमलनाथ ने कहा था कि बीजेपी ने महाराज के साथ मिलकर साजिश की, जिसकी वजह से 22 लालची विधायकों ने उनकी सरकार गिराई। तब कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जबकि सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और राज्य में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की सरकार की वापसी हुई। और अब कांग्रेस लगातार किसी न किसी मुद्दे पर सिंधिया पर हमला करती देखी जा रही है। इससे ये साफ है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस सिंधिया को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। विज्ञापन विवाद को लेकर भाजपा आलाकमान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को कड़ा संदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने शिंदे सरकार को लक्ष्मण रेखा पार न करने की चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को बीजेपी के सीनियर नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कमजोर दिखाने की कोशिश से बचने के लिए कहा गया है। भाजपा आलाकमान ने शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से प्रकाशित विज्ञापन पर अपनी नाराजगी के बारे में भी बताया है। इसमें महाराष्ट्र में शिंदे को फडणवीस से अधिक लोकप्रिय बताया गया था। विवादित विज्ञापन के प्रकाशित होने के एक दिन बाद राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़ा एक इश्तेहार बुधवार को मराठी अखबारों में छपा, जिसमें शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी तस्वीरें हैं। राज्य में कुछ प्रमुख अखबारों में मंगलवार को प्रकाशित एक पन्ने के विज्ञापन में सर्वे के हवाले से मुख्यमंत्री पद के लिए शिंदे को फडणवीस की तुलना में अधिक लोगों की पसंद बताया गया था। हालांकि इस विज्ञापन में फडणवीस या बाल ठाकरे की तस्वीर नहीं थी। राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार शीर्षक वाले विज्ञापन पर विपक्ष ने दावा किया कि सत्तारूढ़ भाजपा और शिंदे नीत शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बुधवार को मराठी दैनिकों में प्रकाशित अखबारों में भी एक सर्वेक्षण के हवाले से दावा किया गया है कि जिसमें कहा गया है महाराष्ट्र में 49.3% मतदाता भाजपा और शिवसेना को पसंद करते हैं। इसमें कहा गया है कि 84% मतदाताओं को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने देश को विकास की दृष्टि दी है और 62% मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार राज्य में विकास कार्य तेजी से कर रही है। नई विज्ञापन में शिंदे के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले आनंद दिघे के साथ फडणवीस और बाल ठाकरे की तस्वीरें हैं। इसमें राज्य सरकार में शामिल होना शिवसेना के मंत्रियों के भी चित्र हैं। महाराष्ट्र सरकार में विवाद हुआ तो उद्योग गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि नया विज्ञापन फडणवीस की नाराजगी का नतीजा है। संजय राउत ने कहा कि यह तो साफ हो गया है कि उनके दिमाग में क्या है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। शिंदे और भाजपा के बीच छद्म चल रहा है। वहीं सियासी पंडितों का मानना है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का मानना है कि वह अकेले राजनीतिक चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती है। ऐसे में उसे शिंदे सेना पर निर्भर रहना होगा। साथ ही शिंदे की शिवसेना के साथ दबदबे को लेकर संतुलन को बनाए रखने पर भी पूरा जोर रहेगा। WFI अध्यक्ष और पहलवानों के बीच खींचतान जारी है। इसी बीच 6 जुलाई को भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव होना है, जहां खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से बातचीत के बाद ये फैसला लिया था और इस चुनाव में बृजभूषण और उनके परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा। लेकिन इस फैसले के बावजूद भी बीजेपी MLC देवेंद्र प्रताप सिंह की एक चिट्ठी बृजभूषण के चुनाव लड़ने को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। गोरखपुर के रहने वाले बीजेपी नेता देवेंद्र प्रताप सिंह ने बृजभूषण के समर्थन में केंद्रीय खेल मंत्री को चिट्ठी लिखी है,
जिसमें बीजेपी नेता ने बृजभूषण के परिवार और उनके सहयोगियों को चुनाव लड़ने की इजाजत देने की मांग की है। चिट्ठी में देवेंद्र का कहना है कि ये फैसला लेकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पहलवानों का धरना एक राजनीतिक साजिश है। आपको बता दें कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच हुई बातचीत में फैसला हुआ था कि बृजभूषण और उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस चुनाव में शामिल नहीं होगा। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी सांसद के परिवार के कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे हालत में अब दबाव की राजनीति और रणनीति शुरू होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। दरअसल देवेंद्र को बृजभूषण सिंह का समर्थक माना जाता है। दोनों नेता एक समय में समाजवादी पार्टी में थे। देवेंद्र तो महिला पहलवानों को मोदी विरोधी का टूलकिट भी बता चुके हैं। वहीं बृजभूषण के समर्थन में ये मांग करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि पहलवानों का धरना एक राजनीतिक साजिश था। ऐसे में अगर बृजभूषण के परिवार को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो एक तरह से यूपी का भी अपमान होगा। उधर बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने खेल मंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद उसे मीडिया में जारी कर दिया। इसका मतलब तो साफ है कि वे चाहते हैं कि उनकी चिट्ठी का प्रचार प्रसार हो, ताकि यह मैसेज जाए कि बृजभूषण के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में अगर वे कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कम से कम उनके परिवार को चुनाव लड़ने की तो छूट देनी चाहिए। गौरतलब है कि अब तक बीजेपी का कोई भी नेता खुलकर बृजभूषण के समर्थन में आगे नहीं आया है। यूपी की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। हाल ही में गोंडा में एक कार्यक्रम की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इस तस्वीर में बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंच पर बृजभूषण के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। 6 बार के लोकसभा सांसद बृजभूषण की छवि एक बाहुबली नेता की रही है। ऐसे में पहली बार बीजेपी का कोई नेता खुलकर WFI अध्यक्ष का समर्थन कर रहा है। बता दें, बृजभूषण खुद भारतीय कुश्ती संघ के कई सालों तक अध्यक्ष रहे, जबकि उनके बेटे करण भूषण सिंह संघ में उपाध्यक्ष हैं। उनके दामाद विशाल सिंह कार्यकारी के सदस्य हैं और बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन सब के अलावा बृजभूषण के 2 रिश्तेदार संयुक्त सचिव भी हैं। ऐसे में सरकार की ओर से बीजेपी नेता की इस मांग को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं। राजनीतिक दल जी जान से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। राजस्थान में जहां कांग्रेस अपनी सरकार बचाने की कोशिशों में जुटी है, वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता बचाए रखने की जुगत भिड़ा रही है। और इसी बीच सी वोटर ने राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा सर्वे कराया। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी को किसके चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। इस सवाल के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी को राजस्थान विधानसभा का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए। इस सवाल के जवाब में सर्वे में शामिल 51% लोगों ने कहा कि बीजेपी को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। केवल 26% लोगों ने कहा है कि बीजेपी को राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं सर्वे में शामिल 23% लोगों ने इस मामले में कोई राय नहीं दी। और इसी तरह से लोगों से पूछा गया था कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसके जवाब में 37% लोगों की राय थी कि बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं 24% लोगों की राय थी कि बीजेपी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। केवल 20% लोग ही चाहते थे कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर एमपी में विधानसभा का चुनाव लड़े। वहीं 19% ने पता नहीं के रूप में जवाब दिया है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर जातीय हिंसा से जल रहा है। लंबे समय से चली आ रही हिंसा ने राज्य की सभी प्रशासनिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। मणिपुर में ऐसी स्थिति हो गई है कि राज्य के पुलिस प्रशासन को भी हिंसा से डर लगने लगा है। हिंसा शुरू होने के बाद से हजारों पुलिसकर्मी काम पर नहीं लौटे। इस बार सरकार ने उन्हें काम पर वापस लाने के लिए मन मुताबिक तैनाती देने का वादा किया। एक बयान में सरकार ने पुलिस वालों से कहा, जहां आप सुरक्षित महसूस करें वहां काम करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अधिकारियों ने बताया, हिंसक घटना शुरू होते ही पुलिसकर्मी समूहों में अपने अपने इलाकों की ओर लौटने लगे। इनमें से कई कर्मचारी काम पर नहीं आए, यहां तक कि सरकार की तरफ से उन्हें आश्वस्त करने का पहला प्रयास भी विफल रहा। उसके बाद काम पर लौटने शर्तों में ढील देने का फैसला किया गया। अभी तक ड्यूटी पर नहीं आए पुलिसकर्मियों से स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मामले में अब तक कई लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। मणिपुर में कुकी और मेती समुदायों के बीच संघर्ष के बीच स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। सेना को भी स्थिति को काबू करने के लिए लगाया जा सकता है। प्रदेश के बड़े इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू है। हिंसा का सीधा असर पुलिस बल पर भी पड़ा है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि कुछ पुलिसकर्मी कुकी समुदाय के हैं, जबकि अन्य मेती समुदाय के हैं। झड़पों के दौरान समुदाय की परवाह किए बिना आवश्यक क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की गई थी। मणिपुर के पुलिसकर्मियों का एक वर्ग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए वे अपने ही क्षेत्र में वापस सुरक्षित रहना चाहते हैं। पुलिस अधिकारी का मानना है कि इस तरह बल को चलाना संभव नहीं, इसलिए स्थानीय प्रशासन का इस्तेमाल कर पुलिसकर्मियों को काम पर वापस लाने की कोशिश की जा रही है।
है।